देखें तो मुख्य रूप से इसके 6 अध्याय मुख्य रूप से, तो 6 में से आप शुरू के 3 अध्याय भी मुख्य रूप से कर लेते हैं और सब पार्ट भी वैसे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्राकृत के जो वेद है, महाराष्ट्रीय प्राकृत है, शोरसेनी प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, तो 3 शुरू के लगभग ये जो कर लेते हैं तो आपका लगभग जो पेपर है वो इसमें से आ जाएगा और बाकी अथवा में रहेगा। या कम से कम महाराष्ट्रीय और 2 भी कर लेते हैं तो भी लगभग 2 गद्यांश और पद्यांश इसमें से पूछे जा सकते हैं और सारा पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन इस दृष्टि से व्याख्या कैसे करनी है आपको, और व्याख्या भी सामान्य रूप से उसका अनुवाद करना है कि कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात है कि व्याख्या करते समय, अनुवाद करते समय, वैसे इसमें लिखा नहीं हुआ है कि प्रसंग लिखें, लेकिन फिर भी कोई भी व्याख्या करते तो प्रसंग अवश्य लिखना चाहिए। आप प्रसंग लिखते हैं तो उसमें आपके अंक ज्यादा आने की संभावना है, या जो भी पेपर चेक करने वाला है उसको लगेगा कि आपने इस पुस्तक को पढ़ा भी है। तो उसके लिए आपको इसमें जो भी ये पुस्तक है, इसमें पुस्तक में संदर्भ में जो अध्याय है उस अध्याय वो कहाँ से उद्धृत किया गया है, उसमें जैसे जो गाथावली है ये कहाँ से उद्धृत की गई है, ये नीचे रेफरेंस में दे रखे हैं पुस्तक का, मूल पुस्तक का नाम। ठीक, तो इस तरह से आपको उसका संदर्भ भी देना है मुख्य रूप से, कि जो अध्याय है उसमें जैसे अगर देखेंगे किसी भी अध्याय में तो मूल रूप से वो कहाँ से उद्धृत किया गया है। जैसे गाथावली ही है इस अध्याय का नाम, और ये मूल रूप से गाथा सप्तशती इससे उद्धृत किया गया है। गाथा सप्तशती पहली शताब्दी से उद्धृत, पहली शताब्दी में गाथा सप्तशती लिखा गया, उससे ही मूल रूप से लिया गया है। तो इसमें आप प्रश्न जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्राकृत की पाठ्य पुस्तक, या कह सकते हैं प्रस्तुत जो पद्यांश है प्राकृत प्रवेशिका से उद्धृत किया गया है, जिसकी रचयिता डॉक्टर कोमल चंद्र जैन जी हैं। यह अध्याय जो गाथावली है, ये प्राकृत प्रवेशिका के अध्याय गाथावली से उद्धृत किया गया, ऐसे आप लिख सकते हैं। यह जो अध्याय है गाथावली, यह मूल रूप से गाथा सप्तशती जिसकी रचना पहली शताब्दी में हुई थी उससे उद्धृत किया गया मूल रूप से। जब आप इस तरह से लिखेंगे कि ये कि कौन सी पुस्तक से है, कौन से अध्याय से है, अध्याय का नाम और अध्याय कहाँ से उद्धृत किया गया, अगर 3 चीजें लिख देते हैं तो मैक्सिमम कई बार एग्जामिनर आपने व्याख्या क्या की है वो भी पढ़ना आवश्यक नहीं समझता। अब जिन्हें ये चीजें लिख दी तो इसका मतलब वो उन्होंने किताब को पढ़ा है। और ये चीजें गलत हो जाती हैं, ये नहीं लिखी तो फिर उसमें ये होगा कि शायद इन्होंने किताब को उठा के भी नहीं देखा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए ये चीजें आप अवश्य याद करें, उसका प्रसंग अवश्य याद करें। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसमें अपने आप ना भी याद करें, वैसे टेक्निक अपनानी है आपको। टेक्निक क्या अपनानी है कि आपको प्रश्न संख्या याद रखनी है कि कौन सी प्रश्न संख्या कैसे आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुख्य रूप से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 5, ये विशेषकर मैं केवल इसके लिए नहीं बता रहा, आपके जितने 5 पेपर हैं उन 5 पेपरों के लिए बता रहा हूं मैं, कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी यूनिट में कौन सी पुस्तक लगी हुई है और उस यूनिट के अनुसार कौन सा प्रश्न बनेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर आप बात करें, पहला प्रश्न है कॉमन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कॉमन, तो वो प्रश्न तो सभी यूनिट से पूछा जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहली यूनिट से पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है दूसरी यूनिट से पूछा जाएगा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चौथी से, और 5वां क्वेश्चन वास्तव में चौथी यूनिट से। तो मतलब जो भी यूनिट है वो एक संख्या ज्यादा होगी प्रश्न की, ऐसे लगभग इनका रहता है। तो अब पहली 2 यूनिट में लगी हुई है पाली प्रवेश का, अगली 2 यूनिट में लगी हुई प्राकृत प्रवेश का, और पहली 2 यूनिट में, पहली यूनिट में व्याकरण है
दूसरी में पाली प्रवेशिका के व्याख्या है। तो उसमें जो प्रश्न जो पहली जो दूसरी यूनिट है, तो दूसरी यूनिट का प्रश्न है तीसरा, तो तीसरे का क और ख भाग बनेगा। तीसरे का क भाग और ख भाग, एक में गद्यांश होंगे, एक में पद्यांश होंगे। तो आंख बंद करके तीसरा प्रश्न आते ही आपका प्रसंग आधा तो तैयार यही हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश है या पद्यांश है हमारी, या क्या नाम है, या जो पाली प्रवेशिक या फिर जो प्रवेशिका से उद्धृत किया गया है, इसके रचयिता डॉक्टर कोमल चंद्र जैन है। पांचवा प्रश्न प्राकृत प्रवेशिका की व्याख्याओं का होगा, क और ख दोनों। प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश प्राकृत प्रवेशिका से उद्धृत किया गया है, इसके रचयिता कोमल चंद्र जैन है, दोनों की कोमल चंद्र जैन। पाली प्रवेशिका प्राकृत प्रवेशिका की भी, क और ख भाग दोनों ही तीसरे क्वेश्चन का पाली प्रवेशिका से उद्धृत होगा, पाली प्रवेशिका का, और पांचवें क और ख भाग दोनों ही प्राकृत प्रवेशिका के होंगे। केवल प्रश्नों की संख्या याद रखनी है। और ये प्रश्न बन गया, इतना भी लिख देते हैं तो भी लगता है कि पुस्तकें आपने उठा करके देखा है, लेकिन समस्या जब आती है, जब कई बार हम पेपर चेक करते हैं और तब लिखा जाता है। तीसरा अगर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश मेघदूत से उद्धृत है, इसके रचयिता श्री हर्ष हैं, तो उसको ये भी नहीं पता मेघदूत किसने लिखा है, और उसका ये आपके सिलेबस में है भी या नहीं है। तो अगर आप भी अगर टीचर हैं मैक्सिमम, तो चाहे उसने व्याख्या सही क्यों ना लिखी हो, नंबर 0 मिलेगा। व्याख्या पढ़ेगा नहीं टीचर, अब जिसने ये पता नहीं आपके सिलेबस में कौन सी पुस्तक लगी हुई है, ये वास्तव में कौन इसके आचार्य हैं, तो उसने पुस्तक उठा के नहीं देखी, वैसे पेपर देने पहुंच गया वो। और ऐसे डिस्टेंस विशेषकर होता है, रेगुलर में फिर भी विद्यार्थियों की क्लासेस अलग तरीके से होती है। डिस्टेंस में अगर मैं देख रहा हूँ, आप क्लास लगाने वाले जो विद्यार्थी हैं अभी वर्तमान में, तो लगभग ज्यादा नहीं होते, लगभग 20-25 विद्यार्थी होते हैं, जबकि क्लास में एडमिशन लगभग 100 विद्यार्थियों का है। 100 विद्यार्थी ने तो क्लास लगाई नहीं रही मुख्य रूप से, तो 100 विद्यार्थी वो पेपर देने जाएंगे, तो वो अधिकतर समस्याएं होती हैं। वो क्लास ना लगाने की, कैसे उसको तैयारी करनी उसको जानकारी नहीं होती, तो ये समस्या आती है उस विशेष पर उनके लिए। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो सामान्य रूप से आपको किताब, आप सिलेबस भी देख लेते हैं पुस्तक का उठा करके, जो आपका पेपर है उसमें भी आपका बहुत कुछ पता लग जाता है कि कौन सी पुस्तक लगी हुई है, कौन इससे राइटर है, किस यूनिट में क्या आएगा, तो आसान हो जाता है। तो सबसे पहला बेसिक तरीका मैंने ये बताया, इस तरह से आपको इसकी व्याख्याओं की तैयारी करनी है। पाली प्रवेशिका प्राकृत प्रवेशिका दोनों की रचयिता कोमल चंद्र जैन है, डॉक्टर कोमल चंद्र। और फिर अगला स्टेप ये है कि अगर उसका अध्याय का नाम भी याद कर लेते तो और अच्छी बात है, और अध्याय कहाँ से उद्धृत किया गया है वो भी याद कर लेते तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं भी याद आता है तो कम से कम ये 2 चीजें तो ऐसी है कि उसमें तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, गद्यांश है पद्यांश है कहाँ से क्या है, मैंने तो बताया कि तो बिल्कुल क्वेश्चन संख्या देख करके आप प्रश्न लिख सकते हैं। क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, तो जारी करते हैं। तो इस तरह से आपको लगभग ये तो व्याख्याएं करनी है, व्याख्याओं की तैयारी करनी है कि कैसे आपको लगभग इसकी व्याख्या करनी है। और भी अगर मैं थोड़ा एक व्याख्या और गद्यांश की भी मैं दिखा देता हूँ, पाली प्राकृत प्रवेशिका की, कि कैसे आपको इसका प्रश्न लिखना है और कैसे इनकी व्याख्या करनी है। वैसे आपने पुस्तक डाउनलोड कर ली क्या, जो शेयर कर रखी आपको? ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसी में अगर हम देखें अध्याय, शुरुआत में इसके पद्यांश सीधे रखे हैं। देखो जिससे अध्याय है 7वां, इसमें जो अध्याय है चक्रवत परिवर्तनते, इस तरह से विदूष का है कि विदुष कहता है कि
जैसे एक तरीका ये कि आप सामान्य रूप से, क्योंकि आपको सामान्य जानकारी इसकी होनी चाहिए, एक तरीका ये कि पहले आप उसकी हिंदी पढ़ लीजिए क्या ना क्या जा रहा है, तब तक आप दूसरे को निमंत्रित करें। जो स्टेप लास्ट में है, जो पहला पढ़वा, एक स्टेप पहला, फिर आपको उसका संस्कृत पढ़ लीजिए। अन्य मन्यम निमंत्रियतु तावत भवान। अब इसका प्राकृत रूप देख लीजिए, ठीक है। अणम अणम निमन तेंदु दाव भवे। निमन निमन क्या अणि, जो अणय प्रयोग कर रखा है मैं, जैसे सामान्य रूप से हम हिंदी या संस्कृत में जो अणय है वो शुरुआत में नहीं प्रयोग करते, लेकिन इसमें शुरुआत में प्रयोग किया है। इसी तरह तब तक मैं खाली नहीं हूं, इसमें अरि तो ताव अहम, इस तरह से हो गया। हाँ कहता हूं मैं खाली नहीं हूं, नण भणामी, भणामी मतलब बोलना, अहम अरि तो ती, फिर वही आ गया, मतलब शब्दों की आवृत्ति हो रही है। किम भणामी, तुम किम भणासी, क्या कह रहे हो, तो वो शब्द एक बार आपका वो आ गया, भणामी आ गया तो भणासी, क्या कह रहे हो भैया, कह रहे हो क्या कहते हो, सुंदर भोजन खाने के लिए होगा, संपणम संपणम अक्षणम, वास्तव में अहिंतव्यम भविष्यति तति। इस तरह से सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सामान्य भाषा है, सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए, लगभग जरूरी नहीं कि शब्द का अर्थ लिखे, तो सामान्य पाली एवं प्राकृत आपके सिलेबस में लगी हुई है। और पूरे किसी शब्द का, अगर पूरा वाक्य किसी शब्द का अर्थ नहीं जान पाते तो सामान्य रूप से उसका भाव भी लिख सकते हैं, सामान्य उसका भाव लिखने की आवश्यकता है, वो भी पर्याप्त। मैंने बताया परिचय लिख दीजिए इसका वास्तव में प्रसंग लिखिए, कौन सी पुस्तक से उद्धृत किया गया है, क्या राइटर है, इसके विषय में बता सकते हैं जिस अध्याय से उद्धृत किया गया है। जैसे गाथावली है, गाथावली में मुख्य रूप से सुक्तियां हैं, इसमें लगभग सामान्य मूल्य से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित, नैतिकता से संबंधित पद्य दिए गए हैं, इस तरह से सामान्य उसमें प्रसंग में बता सकते हैं। उसी तरह सामान्य विशेष और लिख सकते कुछ लाइनें सामान्य विशेष में कि भाषा अपने भावों को बयान करने में समर्थ है, साधारण शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सामान्य, तो ये तो व्याख्या से संबंधित है। अब आ जाते हैं व्याकरण भाग पर। व्याकरण भाग भी अगर देखा जाए तो व्याकरण इसका ऐसा नहीं है कि जैसा आपका संस्कृत का व्याकरण हो, ऐसे ही आपसे अपेक्षा नहीं की जाती संस्कृत के व्याकरण की तरह है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि सामान्य जो व्याकरण दे रखा है वो व्याकरण वास्तव में आपको आना चाहिए। सामान्य बिल्कुल बेसिक, ये मानो कि छठी क्लास के जो ये पुस्तकें जो लगी हुई है ना आपकी, अगर मूल रूप से अगर आप पाली या प्राकृत से अगर आप डिग्री प्राप्त करते हैं तो ये मानो कि छठी सातवीं या मैक्सिमम 8वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए, जो 7वीं 8वीं क्लास में संस्कृत में आ जाता है, इतना एक सामान्य लेवल का यहाँ पर जो व्याकरण या गद्यांश पद्यांश इसमें दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले संधि प्रकरण, इस संधि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ लगभग प्रत्येक से लगभग 2 नंबर का पूछा जाएगा। संधि में समस्त पद दे सकते हैं, उसका विग्रह करना है या विग्रह रूप दिया जा सकता है, उसका संधि करनी है। तो इसका अगर देखा जाए प्राकृत में संधि की व्यवस्था वैकल्पिक है, नित्य नहीं। ये वैकल्पिक रूप से संधि है, नित्य संधि की इसमें व्यवस्था नहीं है। नित्य रूप से इसकी संधि करना अनिवार्य नहीं है प्राकृत भाषा में। इसी व्यवस्था के कारण मेरे को ऑफिस बदलना पड़ा कि कोई वहां पर गेस्ट आ गया मेरे ऑफिस में, इसलिए मैं दूसरे ऑफिस में आकर के क्लास ले रहा हूँ। तो इसमें वैकल्पिक है, नित्य नहीं है कि करना ही है। संधि के नियमों के आधार पर उन्हें 5 भागों में विभक्त किया जाता है। तो 5 भाग हैं संधि के मुख्य रूप से किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं। तो ये प्रश्न पूछा लिया जाता है कई बार 2 नंबर के प्रश्न में कि प्राकृत भाषा में संधि लगभग कितने प्रकार की है, संधि कति भेदा, तो वो लगभग यहाँ पर 5 है। और अगर पाली की बात करें तो वहां पर पाली में 3 प्रकार की संधि होती है, वो जब पाली पढ़ेंगे हम जब उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
तो मुख्य रूप से इसमें 5 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी है? स्वर संधि, प्रकृति भाव, उद्वृत्त स्वर संधि, अव्यय स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इस तरह से ये 5 प्रकार हैं संधि के। अब स्वर संधि है, देखो इसमें क्या है, नीचे वैसे इन्होंने रेफरेंस दिए हुए हैं, सूत्र भी दिए हुए हैं, लेकिन न तो आपको इसके सूत्र याद करने की आवश्यकता, न रेफरेंस याद करने की आवश्यकता। मैं ये कहूंगा न आपको ये याद करने की आवश्यकता ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्राकृत की संधि है, न कि संस्कृत की संधि। कि संस्कृत में तो आपको सिद्धि करनी है कि ये कैसे हुआ, राम शब्द कैसे बना, भौतिक शब्द कैसे बना, पद कैसे बना। लेकिन यहाँ पर तो सामान्य रूप से बस आपको इसका उत्तर आना चाहिए, 2 नंबर आपके पक्के। और कुछ संधि आप याद करने के बाद में अपने आप उसी से पता लग जाएगा सामान्य रूप से इसमें क्या विग्रह बनता है। जैसे ए वर्ण प्लस ए वर्ण दोनों मिलने के बाद आ, जिसे दीर्घ संधि होती है हमारे यहाँ संस्कृत में। जैसे नर अहिवा, नराधिवा, इसका मतलब संस्कृत में ब्रैकेट में दे रखा है नराधिपति, नराधिपा। तो इसमें जो रूप है ये वास्तव में बता देता हूँ, ये जो ब्रैकेट में जो दे रखे हैं वो केवल समझाने के लिए दे रखे हैं, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। संस्कृत का रूप आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे रूप पूछा जाएगा प्राकृत का। उसके लिए समझाने के लिए कि काम कैसा संधि याद करोगे तो उसमें ये भी पता लग जाएगा कि आपको वैकल्पिक बन जाएगी आपकी, उसमें मतलब संस्कृत रूप अवश्य देखें उसका देखना फायदा क्या होगा। जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका शब्द का अर्थ क्या है, और आपका वहां आसान हो जाएगा उसकी व्याख्या या अनुवाद करना। इस तरह विषम आयगो विषया जो है विषाम वियोग विष माप तप है, ई वर्ण प्लस ई वर्ण, ई मतलब छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी वर्ण हो जाती, ये हो जाएगा। दही जमा में ईशरो, दही जमा में ईशरो, दही शरो, दही स्वरो ये बन जाएगा। रैणी जमा में ईशो, रैणी शो। इस तरह से सामान्य रूप से ऐसे रूप बनेंगे। इसी तरह ऐसे वर्ण सामान्य रूप से ये बन रहा है कि दोनों मिला करके ये एक सर लक्ष्मी में तो ये जो प्राकृत संधि है वो मिल ही नहीं रही मुझे, तो किसी को पता है क्या? नहीं, लक्ष्मी की आपके पास क्या प्राकृत की भी तो गाइड आई हुई है। इसमें सर सारा है, प्राकृत का भी है जो आपने पढ़ाया था, बट ये संधि का नहीं मिल रहा। अच्छा संधि, चलो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में देख लो, सुन लो, कोई बात नहीं। बाकी अगर ना मिले लक्ष्मी गाइड में, मैंने ये सारी चीजें आपको ग्रुप पर शेयर कर रखी है, सारी किताब, पूरी किताब शेयर कर रखी है, उसे मिल जाएगी। व्याकरण के अलग से भी इसमें शेयर कर रखा है, उसमें देख लेना। मुख्य रूप से कि पढ़ना कैसे मैं ये बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपके पास समय है, मैं केवल तरीका बता रहा हूँ कि आपको जैसे मैंने गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है, व्याख्या तो कर लोगे आप, करनी कैसे है वो आपको पता है मैंने तरीका। इसी तरह आपको संधि कैसे याद करनी है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बता रखा है ए प्लस ए आ हो जाएगा, ऐसा भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से देखा जाए तो क्यों समझाने के लिए, मुख्य रूप से तो जैसे आ गया गामेणी, ये गामेणी आ गया, इसका विग्रह कीजिए, तो आपको विग्रह याद करना है, काम जमा में एणी, बिल्कुल आसान है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे लगभग आप शब्दों को याद कर सकते हैं। जैसे तीय शिशु, तो इसका विग्रह बनेगा तीयस ईशो। कोई मतलब ज्यादा इसमें बदलाव भी नहीं होता संधियों में अगर देखा जाए तो। इसी तरह और भी अगर देखा जाए, जैसे सुना अपि, सुनावी, ऐसे यहां पर चेंज हो जाएगा। जैसे को जमा में अपि, को वी, को वी, को अपि, संस्कृत में को अपि है तो, लेकिन प्राकृत में क्या मिलेगा, को वी। तो जहां भी को भी मिले इसका मतलब यहाँ को अपि है। इसके साथ साथ आपकी संधि या जो पद याद कर रहे हैं, याद कर, तो उसके साथ साथ में आपकी एक शब्दकोश भी डेवलप हो रहा है। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी शब्द पढ़े, संधि में पढ़े या प्रत्यय में पढ़े, कि प्रत्यय भी है, तद्धित प्रत्यय भी है, स्त्री प्रत्यय भी है, जो भी है, उनके साथ साथ में
आपको उसके संस्कृत रूप भी दिए हुए हैं। तो संस्कृत रूप अगर साथ साथ में पढ़ लेते तो आपकी व्याख्या करें। पहला मेरा मानना है कि पहले पढ़े व्याकरण भाग को, फिर पढ़े व्याख्या भाग को। व्याकरण भाग क्यों पढ़े पहले कि व्याकरण भाग पढ़ने के बाद, पहले तो व्याकरण भाग पढ़ने के बाद एक तो व्याकरण आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, और व्याकरण में नंबर पूरे पूरे मिलेंगे अगर आपने सही लिख दिया तो। दूसरी बात यह है कि व्याकरण में आपकी थोड़ी ही एक शब्दकोश विकसित हो जाएगा, और फिर आप उसकी व्याख्या वो पढ़ेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्या एक मुख्य रूप से इसकी शब्दावली है। क्योंकि बहुत सारी शब्दावली आप सीख जाएंगे। अब कुछ शब्दावली सीखने के बाद उसका सभी में लगभग एक रूपता ही होती है। किन शब्दों का इसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है, एक तरीका सीखने की आवश्यकता है। जैसे आप अगर कुछ हरियाणवी शब्द सीख जाते हैं तो आप उससे आइडिया लगा देते हैं कि मैक्सिमम ऐसे ही मिलेंगे। जैसे हरियाणवी में अगर एक शब्द आपने सीख लिया, अड़े जो ध्वनि है, तो एक ध्वनि आपने पता लगी, लेकिन आप इसी से संबंधित आपको 40 शब्द मिल जाएंगे। 40 भी अगर देखा जाए तो उसमें भी अगर अड़े की ध्वनि है और सब कोई बोल भी 40 बोलेंगे, तो इस तरह से एक एक ध्वनि, इस ध्वनियों को पकड़ने की आवश्यकता है कि इसमें मुख्य रूप से प्राकृत में किस प्रकार की ध्वनियां दी गई है। इसी तरह अगर और भी देखो, कोई ज्यादा इसमें संधि के लिए कोई ज्यादा उदाहरण नहीं दे रखे, केवल अगर देखा जाए तो लगभग 2-3 पेज ही हैं। इसी तरह फिर यहाँ प्रत्यय है, प्रत्यय के लिए भी देखा जाए तो लगभग 2 या 3 पेज ही हैं। उसमें भी ऐसा याद करना है, जैसे लिख दिया कृतवाच्य भूत कृदंत गम्यो, इसमें जो याद करने की भूत कृदंत है या क्या है, कर्मवाच्य है, परिणार्थक, ये याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से आपसे केवल पूछा, हमने पिछले क्वेश्चन पेपर भी आपको शेयर कर रखे कि कैसे प्रश्न क्वेश्चन पेपर आएंगे। उसमें केवल आपको यह आएगा कि जैसे इसमें कौन सा जो कृत प्रत्यय है, ठीक है, ये पूछा जाएगा कृत प्रत्यय। जैसे गमियों, गमियों में आप क्या करेंगे, गम जमा में ए, इसमें ए प्रत्यय है, सिंपल आसान है। गमियों का अर्थ क्या है, संस्कृत में गत है। चलियो, चलियो अर्थ क्या, चलित है, और इसमें भी चलियो में भी ए प्रत्यय है। मैक्सिमम इनमें ए मिलेंगे, कितना आसान है। हमने बता दिया चल जमा में ए प्रत्यय, केवल से ए बता दो, ये दोनों का आप ये करना चाहिए, चल जमा में ए लिख दोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। या आपने बता दिया चलियो में ए कृत प्रत्यय है तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। मुख्य बात है, जैसे कर्मवाच्य भूत कृदंत में है, कर जमा में है करियो कृत है, पढ़ियो पढ़ित है, पठित है। तो कितना लगभग पता लग रहा है, बिल्कुल सामान्य नहीं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कृत और हरियाणवी के बीच की कहीं ना कहीं भाषा है, क्योंकि कुछ शब्द रूप धातु रूप पाली प्राकृत में भी चलते हैं, लेकिन ओ का ज्यादा प्रयोग जैसे राजस्थानी में होता है, हरियाणा में भी होता है, ओ का ज्यादा प्रयोग है, अणय का ज्यादा प्रयोग है। इस तरह से कुछ पदों का, वर्णों का ज्यादा प्रयोग है इसमें। तूफान आ गया है यहाँ पर, आप भी अपने आसपास देख लें। इसी तरह जैसे बन गया, और भी अगर हम देखें, हस जमा में तुम, हसीउम, हसेउम, इसका हसित्वा मुख्य रूप से है। गह जमा में आए, गहाए, गृत्वा, सामान्य रूप से इस तरह से ये रूप है। इसी तरह तद्धित प्रत्यय देखा जाए, तद्धित प्रत्यय भी लगभग 2 पेज में ही है, और 2 पेज में सामान्य रूप से इसका इसमें जो प्रत्यय है तो सबको याद रखना है। जैसे प्रत्यय पूछ दिया चंद्रक है, चंदियो, इसमें जो संस्कृत रूप पहले दे रखा है। फिर मैं कह देता हूं कि संस्कृत रूप आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत रूप केवल आपको ये जानकारी के लिए है कि आपको पता लग जाए कि इसका अर्थ क्या है, वो देखने के लिए, वो पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में। केवल क्या पूछा जाएगा, चंदियो, इसमें तद्धित प्रत्यय प्रदर्शित कीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। अब चंदियों में क्या है, या चंदियों में क्या है तद्धित प्रत्यय, कन और कै प्रत्यय, या कन लिख देंगे या कै लिख देंगे, दोनों चल जाएगा। इसी तरह पल वो, यहां इल प्रत्यय है, या कन का इल बन गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो रूप
वही देख लेंगे। एक क है, एक का एकल्लो कन, वास्तव में इस तरह लो, इस तरह से प्रत्यय है। तो इस तरह से लगभग प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो ज्यादा ही हो गया फिर, तो आज के लिए लगभग इतना ही पर्याप्त है। इसको पढ़िए, फिर भी आपका अभी कोई डाउट है तो बोलिए। कुछ सर मुझे कुछ पूछना